everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study transition and inner transition elements. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th. The topics to be covered in this chapter were these many. Out of this, we are done with a few of the topics. And if you have missed those videos, you can click on the I button above and see those videos. Today in this lecture, we are going to deal with the actinoids. Okay, so we are going to see actinoids, properties of actinoids, application of actinoids, and post-actinoid elements. So these are the four topics that we are going to cover today in this video. So let's begin with actinoids. So what are basically actinoids? So they are the last row of elements in periodic table is called as actinoid series. तो periodic table में जो लैंथेनॉइड्स के बाद वाली जो सीरीज प्रेजेंट होती है पीरियोडिक टेबल की नीचे दो सीरीज प्रेजेंट है करेक्ट और उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो उसमें से जो लास्ट वाली सीरीज होती है जो सेकेंड वाली सीरीज होती है उसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज और वो शुरू होता है थोरियम दैट इज जेड 72 से और एंड होता है लॉरेशियम दैट इज Z103 पे. तो उसका एटॉमिक नंबर शुरू होता है 72 पे और एंड होता है 103 पे. Most of these elements are found in nature. तो actinoids के most of the elements are not found in nature. तो actinoids के बहुत सारे एलिमेंट जो है 72 से 103 तक वो नेचर में मिलते ही नहीं हैं, वो मैन मेड है. तो वो मैन मेड एलिमेंट्स है जो एक्टिनॉइड्स में प्लेस किए गए हैं. दे ऑल आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक्टिनॉइड्स के बारे में याद रखना है कि वो ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव एंड दे आर मैन मेड एलिमेंट्स. वो नेचर में ज़्यादातर एलिमेंट्स मिलते ही नहीं हैं. The half-life of the isotopes of thorium and uranium are so long that these elements exist in rocks on earth. तो इनके हाफ लाइफ जो है थोरियम और यूरेनियम ये दो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं. इनके हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा है कि वो एलिमेंट अर्थ पे रॉक के फॉर्म में मिलता है. अब बेसिकली हाफ लाइफ होता क्या है जब हम लोग काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में हाफ लाइफ. पर मैं अभी एक छोटा सा आइडिया देती हूँ कि हाफ लाइफ होता क्या है. रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है एलिमेंट घसता जाता है. जैसे आप साबुन से आप यदि बर्तन धो रहे हो साबुन धीरे धीरे घसता जाता है और एक दिन हो जाता है कि साबुन ख़त्म हो जाता है करेक्ट. तो वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है. जब वो लोग रेज इमिट करते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं. वो एक टाइम पीरियड जिसमें उसका होल अमाउंट हाफ हो जाता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ. तो सपोज मैंने 1 kg ऑफ थोरियम आपको दिया और वो कितने टाइम में वो हो जाएगा 500 ग्राम दैट इज़ 1 kg का हाफ होगा. उस टाइम पीरियड को कहेंगे हाफ लाइफ. ठीक है. तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं बट थोरियम और यूरेनियम के इतने ज़्यादा होते हैं हाफ लाइफ कि वो इतना धीरे धीरे इमिट करता है रेस कि वो अर्थ पे रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं. द लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप्स सच एज थोरियम, प्रोएक्टिनियम, uranium, neptunium, plutonium and americium are studied in more details. क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है इनकी स्टडी करने के लिए और इसलिए ये आइसोटोप ज़्यादा पढ़े जाते हैं. These elements have high densities, उनकी densities high है. They have high melting point and they even have high boiling points. मतलब इन elements के सारे physical properties क्या होते हैं high होते हैं. But remember, actinoids are less reactive than lanthanoids. जो हमने कल lanthanoid series पढ़ा था पिछले वीडियो में उससे कम reactive होते हैं actinoids. इसका एक एग्जांपल ये है कि एक्टिनॉइड सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो सकते हैं कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं होते.
जबकि लैंथेनॉइड्स वाटर के साथ कोई भी कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, हॉट हो कि कोल्ड हो, बट एक्टिनॉइड्स को हॉट वाटर ही चाहिए, तभी वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। बट लैंथेनॉइड्स हॉट कोल्ड दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये एक्सप्लेन करता है कि एक्टिनॉइड्स आर लेस रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। Unlike lanthanides, they exhibit a range of oxidation number. तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज लैंथेनाइड एंड एक्टोनाइड, ये सब के सब एक वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दिखा पाते हैं, एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज फ्रॉम +2 to +8। तो लैंथेनॉइड में मैक्सिमम एक्टिनॉइड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +8। तो एक्टिनॉइड्स में वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, दैट इज फ्रॉम +2 to +8। The most common oxidation state of early actinoids reflects the loss of all outer electrons, which is similar to transition metals than the lanthanoids. तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनॉइड्स का, यदि आप उसका स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ के आउटर इलेक्ट्रॉन से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट बचता है वो दैट विल बी द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एक्टिनॉइड्स। मतलब वो सारे के सारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रांजिशन मेटल्स के। लैंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं होता, लैंथेनॉइड्स में 4f के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते इतनी ईजिली, बट एक्टिनॉइड्स में 5f के इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल की तरह वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट कर देता है और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेता है। A ready loss of 5f electrons by early actinoids indicate that these electrons are much closer in energy to 7s and 6d electrons। तो क्या होता है, एक्टिनॉइड्स में कौन से 3 ऑर्बिटल्स हैं, 5f, 7s एंड 6d, और ये तीनों ऑर्बिटल एनर्जी में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए 5f भी बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। ठीक है, अब लैंथेनॉइड्स की बात करें तो लैंथेनॉइड्स में 4f इतना ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता जितना ईजिली 6s एंड 5d लूज कर पाता है। इसका मतलब ये होता है कि लैंथेनॉइड्स में 4f का एनर्जी लेवल 6s या 5d के इतना नहीं होता। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स में जो 4f का एनर्जी लेवल हो 6s और 5d की इतना नहीं होगा, बट एक्टिनॉइड्स में 5f का एनर्जी लेवल 7s और 6d के इतना होता है, इसलिए तो वो 5f इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। नाउ ऑल द 3 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल इज 6d, 5f एंड 7s आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन एनर्जीज। तो एक्टिनॉइड्स में ये तीनों भी जो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स है, आउटर ऑर्बिटल्स बोल सकते हो आप इसको, 6d, 5f एंड 7s, ये सब की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है। फॉर थोरियम and Pa and neptunium, difference in energy level is small, so electrons occupy either 5d or 4f orbital। तो ये सारे एलिमेंट्स में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ दिस 3 एनर्जी लेवल इतना कम होता है कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कभी 6d में भी जा सकता है और 5f में भी जा सकता है। इन एक्टिनॉइड सीरीज द 5f ऑर्बिटल्स appreciably lower in energy। तो एक्टिनॉइड्स में एक्चुअली क्या होता है, 5f ऑर्बिटल्स जो माना गया उस एनर्जी से भी कम होता है। ठीक है, तो 4f का जो होता है लैंथेनॉइड्स में 4f की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 6s एंड 5d में, बट एक्टिनॉइड्स में 5f ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम है। And thus from plutonium onwards 5f shells gets filled in regular way। और प्लूटोनियम से नीचे की तरफ मूव करोगे तो 5f सब शेल हमेशा रेगुलर वे में फुलफिल्ड होगा। नाउ द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्टिनॉइड इज Rn। तो एक्टिनॉइड्स का नोबल गैस आपको लेना है तो है रेडॉन। ठीक है, तो रेडॉन को आपको कॉमन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे लैंथेनॉइड्स में आप क्या लिख रहे थे, जियोन, Xe, तो वैसे ही एक्टिनॉइड्स में क्या लिखोगे, रेडॉन, दैट इज Rn। तो Rn 5f0 to 14, 6d0 to 2 एंड 7s2। तो आप देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ लैंथेनॉइड, बट Xe की जगह आपको लिखना है Rn, दैट इज रेडॉन, 4f की जगह लिखना है 5f, ओके, फिर वहाँ पे 5d की जगह लिखना है 6d और 6x की जगह लिखना है 7s। तो एक एक नंबर आपको आगे बढ़ाना है और यहाँ पे जियोन की जगह लिखना है रेडॉन। तो ये सेम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑलमोस्ट।
द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स इट्स +3। तो लैंथेनोइड्स हो या एक्टिनोइड्स हो, दोनों में मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +3। The highest common oxidation state of early actinoids reflect the loss of all the outer electrons similar to the transition metals than lanthanoids। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए हुए हैं सारे एलिमेंट्स के, फ्रॉम AC टू LR। तो आप देख सकते हो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जो हायर एलिमेंट्स है, जो अर्लियर वाले एलिमेंट्स है एक्टिनोइड्स के, उसमें आप देख सकते हो कि वेरिएबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख पा रहे हैं, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेप्टूलियम, प्लूटोनियम, ये सब में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रहे हैं। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है थोरियम, यूरेनियम, नेप्टूलियम, प्लूटोनियम, वो अपने आउटर सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, और अपने सारे आउटर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिख पा रहा है। और ये प्रॉपर्टी मैच हो रहा है ट्रांजिशन मेटल से, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में ये कैपेसिटी होता है कि वो अपने आउटर सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना पाते हैं, और उसी के साथ एक्टिनोइड्स भी ऐसा कर पाता है, बट लैंथेनोइड्स ऐसा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn7s2 5f3 and 6d1, और वो बनाता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? Rn7s2 5f3 and 6d1, और वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बना पाता है? हाईएस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यूरेनियम बना सकता है +6, या देख लिया, तो ये +6 बना सकता है, मतलब उसको आउटर के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 2 + 3 5 + 1 6, तो वो अपने ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है रेडॉन के। तो यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेम हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेडॉन के बराबर, क्योंकि बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए। तो सिमिलर टू लैंथेनोइड्स, लॉस ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन्स अकर बिफोर F इलेक्ट्रॉन इन फॉर्मेशन ऑफ +3 आयंस। तो कभी भी आपको +3 आयन बनाना है, भले ही वो लैंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा? S ऑर्बिटल से, फिर D ऑर्बिटल से, और फिर लास्ट में आप निकालोगे F ऑर्बिटल से। तो कोई भी एलिमेंट हो, लैंथेनॉइड हो, एक्टिनॉइड हो, आपको याद रखना है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है? S से, फिर D से, और फिर आपको आगे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है तो F से आप निकालोगे, नहीं तो F को नहीं टच करोगे। Now, a ready loss of 5f electron by early actinoid indicate that these electrons are much closer in energy to 7s and 6d electrons than the 4f electrons are to 6s and 5d electrons in lanthanoids। अभी यहाँ पे देखो, बहुत ईजिली आपका यूरेनियम 5f का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो ये प्रूफ कर पा रहा है कि जो 5f ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल 7s और आपके 6d ऑर्बिटल के बहुत करीब है। ठीक है, तो जो 5f आपका ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी लेवल 7s और 6d के बहुत करीब है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लूज कर पा रहा है। बट लैंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं होता। लैंथेनॉइड्स में 4f इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हैविंग द सेम एनर्जी एज 6s और 5d। ठीक है, तो 4f का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6s एंड 5d। तो आपको याद रखना है कि एक्टिनॉइड्स में f ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल s और d से ज़्यादा होता है, बट लैंथेनॉइड में एक्टिनॉइड्स में f ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल s और d के बराबर होता है, बट लैंथेनॉइड्स में f ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल s और d से ज़्यादा होता है। In turn, 5f and 6s orbitals expand as they partially shield from the nuclear attraction by 7s electron। तो यहाँ पे क्या होता है, 7s इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा शील्डिंग नहीं कर पाता, और इसलिए 5f और 6s ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड होने के वजह से क्या होता है, 6d 5f और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जी हो जाती है सेम। तो इसका रीज़न क्यों है कि देखो, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वाई 5f ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एज 6d एंड 7s इन द एक्टिनॉइड्स। दिस इज बिकॉज 7s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा शील्डिंग नहीं कर पाते,
ज़्यादा शील्डिंग नहीं कर पाने की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के वजह से 5f और 6s ऑर्बिटल्स एक्सपांड हो जाते हैं और इसलिए उनकी एनर्जी 7s के बराबर आ जाती है. The ionic radius decreases as we move across the series, which is called as actinoid contraction. तो same as lanthanoid contraction, यहाँ पे next term है actinoid contraction. तो आप series में जब आप move करोगे, यहाँ पे lanthanoids हो या actinoids हो, आप series में जब left से right की तरफ move करोगे तो आप देखोगे कि आपके atomic या ionic radius कम से कम होते जा रहे हैं. And this is because of the actinoid और lanthanoid contraction. और ये हो पाता है क्योंकि पुअर शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन्स. एफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब आ जाता है और साइज उस एटम का या आयन का स्मॉल हो जाता है. तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ उन्होंने दिया है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि लैंथेनाइड्स हो, देखो यहाँ पे लैंथेनॉइड्स हो या फिर एक्टिनॉइड्स हो, दोनों सीरीज में आप मूव करोगे, ये प्योर हो या आयन के फॉर्म में, उनकी साइज डिक्रीज होते जा रही है. तो इसका रीजन लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय द एफ इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे कंक्लूजन वाला ये चार्ट है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो. Rn5f02 देखो बढ़ते जा रहा है 14 एंड 6d 0 to 1 एंड 7s2. तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, 6d में वैरी होता है, कभी 0 कभी 1, हाफ फिल्ड रखने के लिए. कभी कभी अपने आप को f ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन d को दे देता है, उस केस में d हो जाता है 1 और f हो जाता है 0 to 14. ठीक है, तो डी में कब इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब एफ ऑर्बिटल को अपने आप को एम्प्टी रखना है या हाफ फिल्ड रखना है या कंप्लीटली फिल्ड रखना है. ये कॉन्सेप्ट मैंने कल वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो. अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ऑफ कोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलते हैं. इसका मतलब सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एस ऑर्बिटल से या डी ऑर्बिटल से. तो एस से डी से लूज होगा और जो भी फिर उसके बाद बचेगा इलेक्ट्रॉन, वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो आप इनमें से निकालते रहोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे से 2, यहाँ से 1 निकाला तो ये बचा 5f2. तो आप यहाँ पे 5f2 लिख दोगे. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आउटर ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाना है कि आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए. अब एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एक्टिनम से लेके लॉरेशियम तक आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई दोनों भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ये एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स में एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होते हैं क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स. तो सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स दे अपीयर सिल्वरी वाइट इन कलर. तो लैंथेनॉइड्स की तरह एक्टिनॉइड्स भी कैसे दिखते हैं, सिल्वरी वाइट इन कलर. ठीक है, नाउ दे आर हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एक्टिनॉइड्स बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और वो ज़्यादातर मैन मेड एलिमेंट्स हैं. ये याद रखना है 2 चीज़ें, कि वो रेडियो एक्टिव है और वो मैन मेड है. They experience decrease in atomic and ionic radii from actinum to lawrecium due to actinoid contraction. तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. They usually exhibit +3 oxidation state. ठीक है, उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3. Elements of first half of the series usually exhibit higher oxidation state. तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि एलिमेंट्स ऑफ हायर अर्ली सीरीज में क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं क्योंकि वो लोग अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाते हैं इसके वजह से. Next is application of actinoids. So the thorium oxide, that is THO2 with 1% of CeO2 was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamps came into existence. ठीक है, जो भी लैम्प जो हम लोग घर में लगाते हैं वो सब एग्जिस्टेंस में आने के पहले THO2 with 1% of CeO2 के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता था लाइट के लिए.
और ये क्यों हो पाता था? बिकॉज दिस ऑक्साइड्स कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग नेचुरल गैस इनटू इंटेंस लाइट। तो ये सब ये मिक्सचर है वो क्या कर पाता था? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता था लाइट में। तो नेचुरल गैस को बर्न करके जो हीट एनर्जी इमिट होती थी उसको बहुत तेज इंटेंस लाइट में कन्वर्ट कर पाता था, इसलिए ये लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था। इवन टुडे दे आर यूज ड्यूरिंग आउटडोर कैंपिंग। आउटडोर कैंपिंग में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को साथ में लेके नहीं जा सकते, तो उस टाइम ये वाले लाइट्स यूज किए जाते हैं आउटडोर कैंपिंग में। नाउ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो पहले हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है द डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। तो पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं। ना बोथ द सीरीज शो अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, दोनों में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +3। In both the series, the f orbitals are filled gradually. दोनों सीरीज में f ऑर्बिटल धीरे धीरे बढ़ता है, from 0, then 1, then 2, then 3, then 4 till 14. So it keeps on filling gradually. Ionic radius of elements in both the series decreases with increase in atomic number. तो आप लैंथेनॉइड की बात करो या एक्टिनॉइड की बात करो, जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आयोनिक और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. The electronegativity of all the element in both series is low and they are said highly reactive. तो दोनों सीरीज में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या होता है? ज़्यादातर वो लोग मेटल्स हैं और मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोर्स कम होता है क्योंकि मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है. The nitrates, perchlorates and sulfates, all of the elements are soluble while hydroxide, fluorides and carbonates are insoluble. तो लैंथेनाइड का नाइट्रेट कंपाउंड हो या एक्टिनाइड का लैंथेनाइड कंपाउंड हो, नाइट्रेट कंपाउंड हो या परक्लोरेट कंपाउंड या सल्फेट्स कंपाउंड हो, ये सब क्या है? इनसॉल्यूबल है. ठीक है, एक्चुअली दे आर सॉल्यूबल. ठीक, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स क्या है? सॉल्यूबल है. बट हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स लैंथेनाइड्स या एक्टिनॉइड्स के दोनों के भी इनसॉल्यूबल है. अब डिफरेंसेस की बात करते हैं. लैंथेनॉइड शो अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 while actinoids show the oxidation state of +3, +4, +5, +6 and +7. तो लैंथेनॉइड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया जाता है वो कितना है? +4. बट एक्टिनॉइड्स में +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है. लैंथेनॉइड डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ईजली. लैंथेनॉइड जल्दी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते. बट एक्टिनॉइड्स हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ लिगेंड्स लाइक थायोर ईस्टर्स. तो लैंथेनॉइड जल्दी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते पर एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लेक्सेस जल्दी से बनाते हैं, स्पेशली थायो ईस्टर के साथ. All lanthanides are non-radioactive except for promethium, but all actinoids are radioactive. तो लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, बट एक ही एक्सेप्शन है जो मैंने कल के वीडियो में याद रखने बोला था, वो है प्रोमीथियम. बट सारे एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव. Lanthanoids do not form oxacations, but actinides form oxacations such as UO+, PuO+ and NPO2+. तो लैंथेनॉइड्स ऑक्साकैटायंस नहीं फॉर्म करते बट एक्टिनॉइड्स फॉर्म करते हैं. मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन नेचर व्हाइल एक्टिनॉइड्स आर कलर्ड आयंस. तो ज़्यादातर लैंथेनॉइड्स जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस. बट एक्टिनॉइड्स सारे के सारे कलर्ड ही होते हैं. Now we'll compare between pre-transition lanthanoids and transition metals. So pre-transition metals, they are essentially monovalent and show N+ oxidation state. Pre-transition metals मतलब P block elements. ठीक है, तो वो लोग ज़्यादातर क्या होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं और उनमें होता है N+ ऑक्सीडेशन स्टेट. बट लैंथेनॉइड्स ज़्यादातर होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कभी कभी +2 और +7 भी दिखता है. तो हमने पढ़ा है सीरियम या यूरोपियम वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. तो +3 तो कॉमन वाला है. और ट्रांजिशन मेटल्स शो
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल्स क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ प्री ट्रांजिशन मेटल्स में पीरियोडिक ट्रेंड्स डोमिनेट बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है? डोमिनेट करता है. बट लेंथ, यहाँ पे लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Ln3+, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है. वाइल ट्रांजिशन मेटल्स में होता है साइज चेंजेस ऑफ Mn+ लेस मास. तो एक्चुअली आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही आयन का, जब एक ही एलिमेंट का आप वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे तब उसमें ज़्यादा साइज में चेंजेस नहीं दिखेगा. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, तो Mn2+, Mn4+, इस सब में ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं दिखता. नाउ सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर अ गिवन ग्रुप. तो प्री ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है? सेम प्रॉपर्टीज देखता है एक गिवन ग्रुप के लिए. तो आप ऑक्सीजन फैमिली की बात करोगे तो पूरा ऑक्सीजन फैमिली एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाएगा. नाइट्रोजन फैमिली की बात करोगे सब एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाएंगे. ठीक है. यहाँ पे लैंथेनॉइड्स में भी क्या दिखता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज. पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज दिखता है. तो आप एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेके आप कॉपर की तरफ जाओ, जिंक की तरफ जाओ, तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे. नाउ प्री ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑलवेज हार्ड. ये लैंथेनॉइड के लिए उन्होंने गलत दिया है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कट मार देना क्योंकि ये गलत दिया हुआ है. और ट्रांजिशन के लिए है heavier metals and may show a soft character. So transition metals are generally heavier metals but they sometimes show a soft character. अभी प्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर नो लिगेंड फील्ड इफेक्ट. लिगेंड से प्री ट्रांजिशन मेटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. यदि प्री ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है और उसके आजू बाजू लिगेंड आ जाए तो उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट लैंथेनॉइड्स में इनसिग्निफिकेंट लिगेंड फील्ड इफेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा है. बट ट्रांजिशन में सब्सटेंशियल लिगेंड फील्ड इफेक्ट, वहाँ पे ज़्यादा लिगेंड फील्ड इफेक्ट दिखता है. अब प्री ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा नहीं दिखता. बट लैंथेनॉइड्स हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. तो आपको पता है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक लैंथेनॉइड्स दिखा देता है. सो दे हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. बट ट्रांजिशन मेटल की बात करें सो देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज मैक्सिमम टू 6. ठीक है. अब हम ज्योमेट्री की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री. सो प्री ट्रांजिशन मेटल्स हैव flexibility in geometry but lanthanoids also have flexibility in geometry but transition metals have fixed geometry. तो आपको पता है आपके लिगैंड के नेचर पे और मेटल के नेचर पे आपके कंपाउंड का ज्योमेट्री फिक्स रहेगा. स्क्वायर प्लेनर तो स्क्वायर प्लेनर ही, टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल ही. बट लैंथेनॉइड्स और प्री ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसा नहीं होता. उनकी जो ज्योमेट्री वो फ्लेक्सिबल होती है. अब मैग्नेटिज्म की बात करें तो प्री ट्रांजिशन मेटल्स डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी but lanthanoids and transition metals show magnetic property. If they have free electrons, unpaired electron, they will definitely show the magnetic properties. अब है नेक्स्ट पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स. So elements with atomic number greater than 92 are called as transuranium. ठीक है. तो जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 92 से ऊपर उसे क्या कहते हैं? ट्रांसयूरेनियम. एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 to 103 are included in actinoid series. From those 104 to 118 are called as post actinoid elements. तो आपको क्या समझना है? देखो 92 के नंबर के ऊपर जो भी रहेगा तो उसे कहेंगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्योंकि वो यूरेनियम के बाद है. अब 93 से 103 तक एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं. ठीक है. 92 के ऊपर जो भी है सब ट्रांस यूरेनियम हो गया, वो फिक्स हो गया. अब 93 से 103 तक कौन सा सीरीज है? एक्टिनॉइड सीरीज. और 104 से 118 तक जो भी है एलिमेंट्स वो है पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स. तो पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर विच एलिमेंट्स? एलिमेंट्स फ्रॉम 104 टू 118. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है. द पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स दैट आर नोन एज फार ट्रांजिशन मेटल्स, they are included as post actinoids because similar to actinoid element they can be synthesized in nuclear reactions. Actually ये जो elements है 104 से 118 तक वो बहुत सारे प्रॉपर्टी सिमिलर टू ट्रांजिशन मेटल ही दिखाते हैं. बट स्टिल उनको एक्टिनॉइड्स में क्यों कंक्लूड किया है? क्योंकि वो जो बनते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन से, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस. एंड एक्टिनॉइड्स आर मेजर एलिमेंट्स विच आर रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनको एक्टिनॉइड सीरीज में इंक्लूड किया गया है.
So far, 9 post-actinide elements have been synthesized. अब तक कितने elements जाने हैं हमने? 9, और वो सब man-made हैं. With half-life of milli of seconds, only a little of them has been studied for their chemistry. Actually, ये element जो भी synthesize हुए हैं, ये 9 के 9, उनका half-life इतना छोटा है कि element synthesize होते ही खत्म हो जाता है. और वो ख़त्म होने की वजह से उसकी केमिस्ट्री आज तक ज़्यादा अच्छे से पढ़ी गई नहीं है. रुदरफोर्डियम फॉर्म्स अ क्लोराइड RFCl4. रुदरफोर्डियम एक एलिमेंट है एक्टिनोइड सीरीज का, दैट इज पोस्ट एक्टिनोइड सीरीज का. वो बनाता है RFCl4, दैट इज the chloride, similar to zirconium and hafnium, that is with +4 oxidation state. तो सिमिलर किसकी सिमिलर बनाता है? जिरकोनियम और हॉफनियम का, जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब डूमिनियम रिजेंबल्स टू बोथ ग्रुप 5 ट्रांजिशन मेटल एंड निमोनियम एंड एक्टिनोइड प्रोकैटिनियम. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. If you have any doubt, any suggestion, any comment, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you have liked my video, please give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And before departing, we can win life by all means if we simply avoid two things in our life: comparing with others and expecting from others. That's all for today. Thank you. Stay tuned.